हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना ऑडिटिंग का नेक्स्ट लेक्चर और आज हम फॉर्मली चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पूरा ऑडिट का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा था। ऑडिट क्या है, ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर कितने तरीके के होते हैं, उन सब के बारे में बात करा था। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में भी बात की थी। तो मैं फटाफट अगर रिकॉल करा दूं लास्ट की क्लास 5-7 मिनट लगाकर, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आज तुम्हें ना प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऑडिट रिपोर्ट होती कैसी है, दिखती कैसी है, वो भी बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑडिट जो है, ऑडिट का मतलब क्या था, मैंने तुम्हें बताया था। ऑडिट एक लैटिन वर्ड था, ओडायर, जहां से वो डिराइव किया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, टू हियर, सुनना। और मैंने बोला था कि पहले ऑडिटर सुना करता था आप लोगों की कि आप ऐसे ऑडिट करो, आप ये करो, आप ये चीज चेक करो। अब वो आपकी सुनता नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती थी, ऑडिटर को अगर कहीं पे कोई डाउट है तो वो पहले आपसे पूछ लेता था, अच्छा ऐसी गड़बड़ी कहाँ है, क्यों है, क्या रीजन। आज के डेट में अगर उसको लगता है ना कि ये बंदे सामने वाले जेन्युइन नहीं है, वाकई में फ्रॉड है, पूछेगा नहीं, सीधा रिपोर्ट बना देगा और उसके अंदर लिख देगा कि भाई मेरे को यहाँ पे ये चीजें कम मिली है, या ये कंपनी के अंदर गलतियां हो रही हैं, ये फ्रॉड हो रहे हैं। अब वो पूछेगा नहीं, सीधा अपनी ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट में डाल देगा। इसका अलावा आज के डेट में ऑडिटर जो होता है वो एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बिहेव करता है। अब वो उनकी सुनता नहीं है। हाँ, स्टिल अगर कंपनी में कई बार क्या होता है, ऑडिटर के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं उस कंपनी से, तो उस केस के अंदर ऑडिटर एक बार को कुछ क्लियरिटी के लिए पूछना चाहे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लग रहा है कि यार ये गलत चीज गलत है, लेकिन क्या पता वो गलत ना हो, सामने वाला उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दे कि नहीं ये गलत नहीं है, देखो ये चीज ऐसे है, आपको गलत लग रहा है, और क्या पता वो सेटिस्फैक्टरी बात हो। तो इसलिए अभी भी कई बार ऑडिटर एक बार को सामने वाले की सुन लेते हैं, मैनेजमेंट की सुन लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ डाउट हो रहा है कि तुम्हारी ये चीज मिसिंग है, तुम्हारी इस चीज में कुछ गड़बड़ी है। तो वो सामने वाले क्लियर कर देते हैं कि गड़बड़ी है या नहीं है। तो आज की डेट में जो ऑडिटर बिहेव करता है वो एज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बिहेव करता है। और मैंने बोला था कि ऑडिट को अगर हम सीधी सी भाषा में बोलें तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करना या चेकिंग करना पर्टिकुलर चीज की, है ना। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो हमने ये भी पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो ऑडिटर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मेनली पढ़ा था। एक होते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिटर, एक होते हैं कॉस्ट ऑडिटर, और एक होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। पढ़ा था। मैंने ये भी बताया था सेक्रेटेरियल ऑडिट मींस कंप्लायंस ऑडिट। ये क्या करते हैं, कंप्लायंस ऑडिट, एक कंपनी में जितने लॉ लग रहे हैं वो सब चेक करना। अभी मैं बताऊंगा ये होता कैसे है। अभी इसमें भी ना कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे लॉ चेक कर लेंगे, लिखा बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑडिटर। तो ये इनका काम क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट करना, कंपनी के कॉस्ट रिलेटेड मैटर्स को ऑडिट करना। और एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। जब मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, सब कुछ आ गया। तो ये हो गया। अब ये करते कौन कौन है, मैंने ये भी बताया था। ये कौन करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस इन प्रैक्टिस। ये कौन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जिसको हम सीएमए इन प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। बताया था ना मैंने, 2 तरीके के सीएस सीएमए होते हैं, एक जॉब वाले, एक प्रैक्टिस वाले। तो प्रैक्टिस वाले करते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। और एक हो गया स्टैट्यूटरी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, ये कौन करते हैं, सीए इन प्रैक्टिस। तो ये हो गई भाई चीजें कि ये कौन कौन करते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। अब जो मैं मेन चीज बताने जा रहा हूं, फिर उसको मैं प्रैक्टिकली लिंक करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है और मान लो उसने कंपनी में कोई फ्रॉड पकड़ लिया, तो क्या उसका मेन काम फ्रॉड पकड़ना था। अब वो कंपनी के फ्रॉड पकड़ रहा है तो वो चोर को ढूंढेगा कि इसने चोरी करी है, क्या गड़बड़ी करी है, या वो रिपोर्ट में लिख देगा, सिर्फ रिपोर्ट में लिख देगा। ढूंढने का काम चोर का, उसका नहीं है। उसने अगर आके एरर एंड फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया तो वो रिपोर्ट में डाल देगा, ढूंढने का काम उसका नहीं है। वकील के जो होता है वो उसको प्रूव कर देता है, देखो
चोर, मैंने बताया था ना पुलिस वाला जो वकील वाला एग्जांपल दिया था, चोर ने चोरी कर दी है ना, तो ढूंढने का काम किसका है? पुलिस वाले का। उसके आगे का काम किसका है? हमारा वकीलों का। सेम अगर यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको ढूंढने, गड़बड़ी हम पकड़ लेंगे कि गड़बड़ी हुई है, ऑडिट में अंदर हम देख लेंगे कि यहाँ गड़बड़ी लग रही है, लेकिन उसको ढूंढने का काम कि किसने गलत गड़बड़ी करी है, कहां से हुई है, वो सब किसका काम है? कंपनी का। और हम तो अपनी रिपोर्ट बनाकर चले जाएंगे, अपनी ओपिनियन फॉर्म कर देंगे। तो वो एरर एंड फ्रॉड हमारा, क्योंकि मेन एम होता है नहीं डिटेक्ट करना, हमारा काम क्या होता है? मैंने बताया था कि ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और नेक्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, तो हमने इसमें दो पढ़े थे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो इसका अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो जाता है और ऑडिटर साइन कर जाता है उस रिपोर्ट के ऊपर, तो क्या ऑडिटर लायबल हो जाता है? सर नहीं, अभी तुम आगे जाके पढ़ोगे, ऑडिटर की अगर खुद की गलती, उसे पता था ये सब ऐसा हो रहा है, फिर भी वो साइन करके जा रहा है, तो वो लायबल हो जाएगा कभी कभार, वो भी बहुत रेयर केस होते हैं। अदरवाइज ऑडिटर कभी इतनी आसानी से लायबल होता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ऊपर कभी लायबिलिटी लेता ही नहीं। अभी तुम्हें मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़वाऊंगा, तुम्हें वहां पढ़ के समझ आ जाएगा कि ऑडिटर रिपोर्ट बनती कैसे है, तुम्हें उससे क्लियर हो जाएगा कि लायबिलिटी कभी ऑडिटर की बनती ही नहीं है। अभी दिखाऊंगा, तो अभी प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर। तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि एक हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक हो गया सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? टू चेक। अच्छा, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये मेनली सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, याद रखना। पूरे चैप्टर के अंदर हम सीएस और सीएमए का स्पेसिफिक जगह पे पढ़ेंगे, बहुत रेयर जगह पे आएगा। मेनली जो पूरा ऑडिट पढ़ाया जा रहा है, वैसे कुछ चीजें जनरल है, लेकिन मेजरली जो फोकस होगा ना वो सीए वाले ऑडिट पे ज्यादा होगा आप लोगों, क्योंकि आपके कोर्स करिकुलम में ऐसा ही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑडिट होता है आपको पता है वो सीए वाले करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। उसके बाद तो बताया था सीएस और सीएमए वालों का क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, वो खाली उन्हीं पे करते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ऑडिट होता है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी में होता है। तो अभी मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सारे ही ऑडिटर का मेन काम क्या है कि अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना अपना काम चेक करना, और वो कि डिटेक्ट करना कि कंपनी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन वो जो चीजें होती हैं वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। सीएस अपने हिसाब से चेक करेगा, उसका जो काम है, सीएम अपने हिसाब से चेक करेगा, सीए अपने हिसाब से करेगा। तो मेनली जब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ऑडिटर के, तो वो बेसिकली हम सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें उसकी, टू डिटरमाइन whether the financial statements are giving true and fair view or not। एक तो ये इसका चेक करना काम है, और सेकेंडरी क्या है? टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क पता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वैसे तो बेसिक चीज है, 11th में जब अकाउंट्स पढ़ाया जाता है वहीं सिखा दी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क क्या होता है? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कह सकता हूं प्राइमरी स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, सेकेंडरी स्टेप है। अच्छा एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आ गया आपका? लेजर्स, जर्नल्स, है ना, लेजर्स, जर्नल्स, कैश बुक बनाना, कैश बुक, सेल बुक, ये सब बनाना क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा। इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे क्या बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स,
जो बैलेंस शीट के अंदर ही होते हैं एटसेट्रा। तो इसका मतलब समझने वाली चीज क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो ऑडिटर का काम जो होता है ना, मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है। मेनली क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना। लेकिन ऑडिटर जब भी जाते हैं ना, तो वो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर चेक करते हैं, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ी होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑटोमेटिक वो गड़बड़ी आ जाएगी। अब तुमने कोई कैश की हेराफेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही कर रखी है, तो ऑटोमेटिक है ना, उसके बेस पे तो तुम यहाँ पे भी दिखाओगे। तो इसलिए वो पहले जाके इसी को चेक करते हैं। जब भी वो जाते हैं ऑडिटर, सबसे पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते हैं कंपनीज की, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं। अच्छा, लेकिन ना वो भी हर जगह नहीं कर पाते। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी खासी फीस देती हैं, वहां ही जाके चेक करते हैं वो। अभी उसके बारे में आगे बात करूंगा। तो ये तुम्हारे को मैंने बताया। अच्छा, एक चीज और तुम्हें मैंने एक चीज और बताई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम ऑडिटर का नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट। उसको चेक कौन करता है? ऑडिटर। चेक कौन करता है? ऑडिटर। तो उसके ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। लेकिन बनाता कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट। और तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि प्रैक्टिकली बच्चे बोलते हैं कि सर बैलेंस शीट तो सीए बना रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सीए बना रहा होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा बिल्कुल बना रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी मैनेजमेंट पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद नहीं बनवाती है, वो किसी प्रोफेशनल से ही बनवाती है, सीए से। लेकिन जो सीए जिन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग कर रहा है, वो तुम अभी आगे पढ़ोगे, वो सीए उसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। ये बोलने की बात है जो मैं बता रहा हूं, पेपर में यही लिख के आनी है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें ऐसा दिख जाएगा छोटी छोटी कंपनीज के केस में। बड़ी कंपनीज के केस में तो नहीं, छोटी मोटी कंपनीज के केस के अंदर, कि जो सीए बना रहे हैं ना, वो खुद ही कर देते हैं। और जो थोड़ी और बड़ी कंपनी हो जाती है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते खुद हैं, है ना, लेकिन अपने जो दोस्त है, कोई सपोज उनका कोई दूसरा फ्रेंड सीए है, उसके साइन लगवा देते हैं, उसके ऊपर उसके साइन लगवा देते हैं। तो प्रैक्टिकल चीजें बड़ी अलग होती हैं भाई, प्रैक्टिकल चीजें बड़ी अलग होती हैं। तो ले देखे, पहला काम हमारा ये कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है, कि ये चेक करना कि कंपनी ने कंपनी लॉ फॉलो करा है नहीं करा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे या नहीं करे, रूल्स वगैरह जितने लगते हैं उस कंपनी के ऊपर फॉलो करे नहीं करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह फॉलो करे या नहीं करे, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ऑडिट कर गया और उसके बाद कंपनी में फ्रॉड पकड़ा गया कोई, तो क्या ऑडिटर लायबल है? नहीं, क्योंकि उसने अपने एंड पे जब डिटेक्ट भी करा, मान लो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या, डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, वो बाद में है। लेकिन वो पता क्या करेगा, एरर एंड फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर भी अपनी रिपोर्ट पता कैसे बना के जाएगा कि भाई हमारे को जितना मैनेजमेंट ने पेश करा था, हमने उसके अकॉर्डिंग करा है चेक। हमें नहीं पता कि पीछे क्या था, हमें तो जितना दिखाया गया हमने वो चेक कर लिया, वो सही है। अगर फ्रॉड कहीं इंटरनली निकलता है तो फिर ऑडिटर बच जाएगा, लेकिन जो वो चेक करके आए थे, अगर उसी में फ्रॉड निकल गया, फिर वो फंस जाएंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है, ऑडिटर ना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। वो लिख देता है इन आवर ओपिनियन, ऐसे करके वो पूरी एक रिपोर्ट बना देगा कि हमारी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, इन आवर ओपिनियन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और हम खाली वही चीज चेक कर रहे हैं which will be provided to us by the management, which have been provided to us by the management, या which will be provided to us by the management। जो हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी या जो उन्होंने हमारे को प्रोवाइड करा था, हम उसके बेस पे ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर गए। तो मैं दिखाता हूं, एक प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट दिखा देता हूं तुम्हारे को। ये देखो, ये मेरी एक क्लाइंट कंपनी थी, उसका लीगल वर्क सारा हम देखते थे, और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई दूसरे, जो उनके, क्योंकि ऑब्वियस है ऑडिटर भी कोई दूसरा काम, वो सीए संभाल रहे थे और लीगल काम हम संभाल रहे थे। तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। मैंने बताया ना आज के दिन ऑडिटर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कंपनी का नाम था सेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी थी। ये ऑडिट रिपोर्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, टू द मेंबर्स। एक्चुअल में क्या होता है, कंपनी के अंदर, एक बात बताओ, पैसा किसका लगता है, शेयर होल्डर्स का। कंपनी को चलाते कौन है, डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है, डायरेक्टर्स के हाथ में, लेकिन पैसा किसका लगता है, शेयर होल्डर्स का। तो क्या होता है कि हर साल कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब शेयर होल्डर हर साल तो कंपनी में आ नहीं सकते। कितने शेयर होल्डर था, देखो, एक होता है अंबानी जैसे शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर भी डायरेक्टर भी है, वो तो कंपनी के अंदर ही बैठ रहे हैं, तो उन्हें तो पता है कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है। लेकिन तुम्हारे मेरे जैसे शेयर होल्डर, जिसने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट से खरीद लिए, किसी भी कंपनी के, बड़ी कंपनी के, अब हम उस कंपनी में थोड़ी जाके बैठ रहे हैं, हम तो शेयर खरीद के बैठ गए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया है, वो पैसा ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उस पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। तो इस केस में हर साल क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तुम लोगों ने ग्रुप 1 में कंपनी लॉ पढ़ा था, तुमने वहां पे पढ़ा था, जो कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स के आगे रखा जाता है।
ताकि शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समझ सके, जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है उन्हें पता लगे कि उनके पैसे का क्या यूज हो रहा है, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाती है शेयर होल्डर्स को। और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के आगे पेश की जाती है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उसका मतलब क्या है कि पहले वो सीए से ऑडिट करवाई जाती है, उसके बाद शेयर होल्डर्स के आगे रखी जाती है, ताकि वो शेयर होल्डर्स भी उससे चीजों को चेक कर लें। अब बड़े ध्यान से देखना, ये मेंबर्स के आगे रखी जाती है, इसलिए लिखते हैं हम टू द मेंबर्स एट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। रिपोर्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, देखना। अब ये कौन लिख रहा है, ये सीए लिख रहे हैं, इनका कंपनी का नाम क्या था, आर रस्तोगिन कंपनी, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म का नाम था ये। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, वी हैव ऑडिटेड द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द मैसर सेठ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस उस कंपनी का क्या था, जोरबाग श्रीनगर में। विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। है तो बहुत पुरानी बैलेंस शीट, मैंने निकाल ली, मेरे पास किसी रिकॉर्ड में पड़ी हुई थी, जब मैं आर्टिकलशिप में करता था उसमें से निकल आई। ऐसे तो बहुत सारी मेरे पे रिसेंट की भी हैं, लेकिन जो सामने निकल आई मैंने वही निकाल ली। आगे तुम्हें तो एक रिपोर्ट पढ़वानी है मैंने, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एंड अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। कहते हैं हमने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है। तुम्हें पता होगा ना अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपनी डेप्रिसिएशन किस मेथड से चार्ज कर रही है, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, है ना। कंपनी फीफो मेथड फॉलो करती है अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, स्टॉक के लिए लीफो फॉलो करती है, तुम लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें, और हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह हमने कह रहा है कि ऑडिट कर ली हैं। अब आगे देखना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग क्या डाली इन्होंने, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी लिखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। देखो, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर स्टेटेड इन सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनी एक्ट with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the company in accordance with the principles generally accepted by the in India and including accounting standards वगैरह। ले देखिए उन्होंने क्या लिखा कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करी है, क्लियर कट लिख दिया, क्योंकि बनाते तो ये है नहीं, हम तो खाली चेक करते हैं, तो उसको उसके अंदर जो भी लिखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया। हमने तो और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो ट्रू एंड फेयर भी दे रही है, और डायरेक्टर्स ने हमारे से कुछ भी नहीं छुपाया। इन्होंने सारी बात किसके ऊपर डाल दी, मैनेजमेंट के ऊपर ही डाल दी। मैंने बताया ना ऑडिटर कभी भी लायबल नहीं होता। आगे, this responsibility also include the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding of the assets of the company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities। यही रुक जाओ। कहता है कि ये जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होने थे, इंटरनल रिकॉर्ड में क्या क्या आ गया, जर्नल्स, लेजर्स, कैश बुक, सेल बुक, है ना। इसके अलावा जो कंपनी के एसेट्स थे, जितने भी करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी ने उन सब का ध्यान रखा है और कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं करा है, ये सब उन्होंने ऊपर लिख दिया। अब आगे देखो, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिख रहा है वो, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉलम आ गया। अब इसमें क्या लिख रहा है, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। आ गई बात, वो कह ही नहीं रहा कि हम लायबल हैं, वो तो कह ही नहीं, ऊपर तो उसने क्या बोला, मैनेजमेंट लायबल है, लेकिन यहां वो बोल रहा है हम लायबल है नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली ओपिनियन देने की है। आगे, ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन आवर ऑडिट वी हैव टेकन इनटू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अदर मैटर व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट अंडर द प्रोविजंस। कहता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे को पेश की गई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट के द्वारा, उसके ऊपर खाली ओपिनियन देने की थी और ऑडिट करने की थी। हमने अपनी तरफ से ऑडिट एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो कर लिया है, और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो भी लगते हैं हमने वो सारे फॉलो कर लिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने ऑडिट करा है। We have conducted our audit in accordance with the standards of auditing which are given under section 140 subsection 10। तुम अभी आगे जाके पढ़ोगे, जो हमारे को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बताए गए थे हमने फॉलो करे हैं। दो स्टैंडर्ड रिक्वायर दैट वी कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखो बड़े ध्यान सुनना, एक होता है वर्ड मिसस्टेटमेंट, एक होता है वर्ड मिसस्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत दिखाया। एक होता है वर्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहले इस शब्दों के मतलब समझना। ऑडिट के अंदर ना यही एक खासियत है कि आपको एक एक शब्द पे फोकस करना पड़ेगा। तो तुम्हें प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं कैसी होती है ना। इसने बोला ना मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज दिखानी कुछ और थी, दिखा कुछ और दी। मतलब
आपने 100 रुपए दिखाने थे, आपने गलती से 1000 रुपए दिखा दिए, या आपने 1000 रुपए दिखाने थे, आपने गलती से 100 रुपए दिखा दिए, दैट इज मिस स्टेटमेंट। अच्छा छोटी मोटी हेरा फेरी है ना तो चलता है, मतलब जैसे एग्जांपल लेके बात करें, एक कंपनी का करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, अगर उसने 5, 10, 15 हजार रुपए की, 20 हजार रुपए की हेरा फेरी कर भी ली ना तो पता नहीं लगेगा, वो एक छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट है। लेकिन एक होता है, एक कंपनी का टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए का और उन्होंने 20 लाख रुपए की हेराफेरी कर दी, तो इसका मतलब ओवरऑल टर्नओवर में 20 लाख की हेराफेरी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी मिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल मींस सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है, सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट। अच्छा ये जो एक चीज होती है मटेरियल, ये जो व्हाट इज मटेरियलिटी, मटेरियल तुमने पढ़ा था ना अकाउंट्स के अंदर, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मटेरियलिटी का कंसेप्ट होता है, प्रूडेंस का कंसेप्ट होता है। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करना, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देना। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं बोलूं मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो क्या मटेरियलिटी क्या हर एक कंपनी के लिए सेम होती होगी या केस टू केस वेरी करती होगी? केस टू केस वेरी करती होगी। अच्छा एक कंपनी का 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तुम उस कंपनी के अंदर अगर तुम 2, 4, 5, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के भी घोटाले कर दोगे ना तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनके लिए छोटे मोटे घोटाले हैं, 1500 करोड़ रुपए की उनका टर्नओवर है। लेकिन एक कंपनी का टर्नओवर ही 1 करोड़ का है, तुम उसके अंदर अगर 10 लाख का घोटाला कर दोगे या 20 लाख का घोटाला कर दोगे, वो मटेरियल हो जाएगा। तो मतलब वही 20 लाख का घोटाला 1500 करोड़ रुपए वाली टर्नओवर के लिए मटेरियल नहीं था, क्योंकि वो छोटा मोटा घोटाला उनके लिए, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वही 20 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए वाली कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब सेम छोटे लेवल पे बात करते हैं, मैंने अगर कोई 50,000 रुपए का घोटाला करा या मैंने कोई 1 लाख रुपए का घोटाला करा और मेरी कंपनी का टर्नओवर ही पूरे साल का 5 लाख है, तो 1 लाख रुपए का घोटाला भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर किसी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में और उसमें 1 लाख का घोटाला कर दो तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं, वो तो छोटी सी बात है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा 1 लाख रुपए कहां गया। तो इसका मतलब क्या मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है। कोई चीज मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है सामने वाले के लिए सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट ना हो। ये बात समझ आती है? जो चीज मेरे लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है वो हो सकता है सामने वाले के लिए सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट ना हो। तो मटेरियलिटी जो होती है वो केस टू केस वेरी करती है। मटेरियलिटी जो होती है वो क्या करती है, केस टू केस वेरी करती है। ये बात समझ आती है? अब आगे समझो। अच्छा ये नॉर्मल रियल लाइफ से एग्जांपल जोड़ लो। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी के पास से घर में से 2, 4, 5, 10 लाख रुपए चोरी हो जाए, क्या अंबानी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हारे मेरे जैसे बंदे को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा अब और छोटे लेवल पे आते हैं, एक रिक्शे वाला तुम्हारी जेब से 50-100 रुपए खो जाए, हो सकता है तुम्हारे को फर्क ना पड़े, चल छोड़, खो गए खो गए। एक रिक्शे वाला जो पूरे दिन में कमाता ही 300-400 रुपए, अगर उसकी जेब से 100 रुपए खो जाए फर्क पड़ेगा। तो वो 100 रुपए मेरे लिए मटेरियल नहीं थे, लेकिन रिक्शे वाले के लिए मटेरियल है ना। सेम वो लाखों रुपए मेरे लिए, हजारों रुपए, लाखों रुपए मेरे लिए मटेरियल थे, लेकिन अंबानी के लिए मटेरियल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, एंड इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो वो कहता है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने ऑडिट करा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जितना हमारे को मैनेजमेंट ने बताया हमने उसके अकॉर्डिंग चेक कर लिया। आगे, एन ऑडिट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड अबाउट द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ऑडिट के अंदर क्या होता है, हमारे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं। मान लो कंपनी ने बोला कि भाई हमने 10 लाख रुपए की चीजें परचेज करी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, परचेज का इनवॉइस दिखा दो। कंपनी बोलेगी कि हमने 5 लाख रुपए की चीजें सेल करी है, तो हम क्या बोलेंगे, सेल का इनवॉइस दिखा दो। अगर हर चीज मैच हो रही है दैट इज ऑडिट, वही तो ऑडिट है। कंपनी बोलती है कि हमने 20 लाख रुपए स्टाफ को दिए, हमने 10 लाख रुपए परचेज के लिए खरीदे, 20 लाख रुपए की सेल करी, तो हम क्या बोलेंगे, उन सबके प्रूफ दिखा दो, उनकी रिसीट दिखा दो। अगर उसी को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वाउचर्स। हम हर चीज वाउचर से मैच करेंगे, अगर वो हर चीज मैच कर रही होगी, वाउचर समझ आता है ना। जैसे सपोज मेरे पापा ने मेरे को बोला कि एक गाड़ी में पेट्रोल डलवा लियो और रसीद लेता ही है उसकी, तो मैं पेट्रोल पंप वाले पे गया, मैंने उसको बोला कि भाई 300 रुपए का पेट्रोल डाल दे, क्रेडिट कार्ड से उसकी रिसीट दे दे। उसने मेरे को 300 रुपए की रिसीट दी, वो क्रेडिट कार्ड की रिसीट क्या है, वाउचर। तो पापा को इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने पेट्रोल डलवाया है। सेम कंपनी के अंदर अगर कंपनी बोलती है मैंने ये करा ये करा ये करा, तो हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकली ऑडिटर जाके क्या करता होगा, सिर्फ यही तो करता होगा जैसे हम घरों में करते हैं, वही चीज होती है यार। पापा ने बोला ये काम कर दिया, काम कर दिया, पापा बोलते हैं ना आपको बिल दिखा दे उनके। सेम जब ऑडिटर जाता है तो कंपनी बोलती है मैंने 10 लाख रुपए स्टाफ को दिए, है ना, मैंने तो क्या कहते हैं 15 लाख रुपए की परचेज करी, 20 लाख की सेल करी, 15,000 रुपए मैंने इलेक्ट्रिसिटी वालों को दिए, 15,000 रुपए मैंने वाटर वालों को दिए, जो हर महीने खर्चा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, उनकी रिसीट दिखा दो या उनके क्या दिखा दो, बिल्स दिखा दो, हम उसके अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। और अगर सारी चीजें मैच हो रही हैं तो इसका मतलब ऑडिटर ने क्या करा है, मतलब कंपनी ने क्या करा, ढंग से करा, और हम उसी के बेस पे क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट बना देंगे। आगे
सो ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, ये देखो ये लाइन कितनी खतरनाक है, इन आवर ओपिनियन एंड अवर टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट खतरनाक, कहता है हमारी ओपिनियन के अकॉर्डिंग और हमारे को जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी थी, है ना, लिखा है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस कि जो उन्होंने हमारे को बताया था उसके अकॉर्डिंग द अफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मेटिव विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। मतलब कह रहा है कि जो हमारे को चीजें बताई गई थी, जो हमारे को चीजें दी गई थी, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन फॉर्म करी है। हमारे को नहीं पता कि इसके अंदर कुछ सही है नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर उन्होंने इंटरनली कोई फ्रॉड कर रखा तो हमारे को उससे कोई लेन देन नहीं है। हमें जो बताया गया था उतना हमने चेक कर लिया, हमने देख लिया, हमारे हिसाब से सब सही है और इन्होंने जितना हमें दिखाया उसके अकॉर्डिंग सब लॉ के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है। तो हम अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जितना हमें दिखाया। इस लाइन से पता क्या निकल के आया कि कल को अगर इस कंपनी को फ्रॉड पकड़ा जाएगा और कोई चीज ऐसी पकड़ी जाएगी जो इन्होंने ऑडिट में कवर नहीं करी है, तो ये बाद में बच सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि हमारे को तो वो चीज दिखाई नहीं गई थी, हमने तो खाली वो चीजें चेक करी थी जो हमारे को मैनेजमेंट ने दिखाई थी और हमारे अकॉर्डिंग वो चीजें सही थी। हाँ, अगर वो जो चीजें चेक करके गए हैं अगर उसमें ही कुछ गड़बड़ी निकल आई प्राइमा फेसी, तो फिर ये फंस सकते हैं। और ऐसे हुए हैं केस, ऐसे हुए हैं, अभी तो मैं आगे जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा जहां पे ऐसा हुआ है। तो मेनली मैं तुम्हारे को एक दिखाना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे है और ऑडिटर जनरली इजीली लायबल नहीं होते हैं। ठीक, अब हम बुक से पढ़ेंगे इसको ऑडिट के बारे में, ठीक, लेकिन एक बेस बन गया आप लोगों का। अब स्टार्ट करते हैं बुक से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब बुक से। हमारा ऑफिशियली ये चैप्टर स्टार्ट, ऑडिटिंग कंसेप्ट्स चैप्टर का नाम है, नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। तो मैं एक चीज बता दूं, ये पहला चैप्टर दो चैप्टर मिला के 20 नंबर के आसपास के आ जाते हैं ये चैप्टर्स, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट्स ही दिए गए हैं मेनली। तो स्टार्ट करते हैं, जरा मैं तुम्हारे को दिखा भी देता हूं ऑडिटिंग कंसेप्ट्स, ऑडिटिंग। हाँ, तो अब जरा देखो, इन द अर्ली डेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। पहले कभी ऑडिटिंग कंसेप्ट नाम का हुआ ही नहीं करता था। दिस वाज मे बी ड्यू टू द स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस एंड डे टू डे पर्सनल कंट्रोल ऑफ द प्रोप्राइटर। अर्ली डेज के अंदर कह रहा है क्योंकि कंट्रोल नहीं हुआ करता था बिजनेस के, स्मॉल कंट्रोल हुआ करता था। मेरी दुकान है किराने की, मैं खुद ही संभाल रहा हूँ, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, ऑडिट की जरूरत ही नहीं लगती थी। अकेला बंदा चलाने वाला खुद अपने लिए नुकसान थोड़ी करेगा। अच्छी बात बताओ, हमेशा गड़बड़ी पता कहां ऑडिट की जरूरत कहां पड़ती है, थोड़े बड़े बिजनेस के अंदर, कि उसे संभाल कोई और रहा है, पैसा किसी और का लगा है। कंपनीज में ये तो होता है, पैसा लगता है शेयर होल्डर्स का, चला रहे हैं डायरेक्टर्स, इसलिए ऑडिट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मेरी खुद की दुकान है, मैं अपनी दुकान में खुद गड़बड़ उठा ले थोड़ी करूंगा अगर मैं खुद ही संभाल रहा हूं उसको। तो ज्यादातर जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं कि अपनी दुकान को ऑडिट करवाते हैं या नहीं करवाते? हाँ, वो लोग भी ऑडिट कराते हैं कई बार, स्टॉक ऑडिट, आगे तुम पढ़ोगे यार बड़े तरीके की ऑडिट, स्टॉक ऑडिट वगैरह, कि उनका कोई स्टॉक मिस तो नहीं हो गया, कोई चोरी तो नहीं हो गया, इन चीजों के लिए वो करवाते हैं कुछ लोग ऑडिट। लेकिन ये फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह पहले नहीं कराया करते थे, क्योंकि उनका सारा छोटे लेवल का बिजनेस होता था, सारा कंट्रोल अपने हाथ में होता था। आज भी जो दुकानदार है बहुत सारे ऑडिट थोड़ी करवाते हैं, कंपनीज ही करवाती हैं ऑडिट, है ना, और ये एलएलपीज वगैरह करवाती हैं, है ना, या पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह। अब जरा देखो, इन द अर्ली डेज ऑफ द कॉमर्स एंड बिजनेस देयर वाज नो एक्जिस्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। दिस वाज मे बी ड्यू टू द स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस एंड डे टू डे पर्सनल कंट्रोल ऑफ द प्रोप्राइटर। जो दुकान का मालिक होता था वही कंट्रोल रखता था। इनिशियली द ऑडिट वाज मेनली डन दैट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ओनली। अच्छा, खबर आती है, पब्लिक अकाउंट्स मीन सरकारी कंपनियां, जो गवर्नमेंट कंपनीज के अकाउंट्स होते थे, या इसका बोल सकते हैं पब्लिक अकाउंट्स में दो चीजें आती हैं, एक तो सरकारी कंपनियों के अकाउंट्स, प्लस जो जैसे होता है ना, तुम लोगों ने पैसा डाला, तुम लोगों ने देखते ना प्रोविडेंट फंड में पैसा डलता है ना, या तुम लोगों ने देखा होगा जब पेंशन फंड्स बने हुए हैं सरकार के, पेंशन फंड। अच्छा, प्रोविडेंट फंड का तो आपको पता होगा ना, वेबसाइट है पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड, ये देखो, तो इनकी तो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर इंडिया में एक फंड सेटअप हुआ है और वो सारा पैसा प्रोविडेंट फंड के अंदर जाता है। तुम लोगों ने देखा हर साल एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा कंट्री डिडक्ट होता है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर से भी कंट्रीब्यूट करवाया जाता है। तो ये जो पब्लिक, इनको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स, की प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा आ रहा है, पब्लिक का पैसा है ना, या पेंशन फंड में कितना पैसा आ रहा है, तो उसके लिए ईपीएफओ बनी हुई है इंडिया में, ईपीएफओ, ओहो फाइन लिख दिया मैंने, ये रहा, उसके लिए इंडिया में ईपीएफओ बनी हुई है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया।
ओपन नहीं हो रहा है, नेट स्लो चल रहा है। ये ईपीएफ इंडिया करके प्रोविडेंट फंड की है, तो इनके अंदर कितना पैसा आया, किस किस पब्लिक कितना कटा, यहाँ पे कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। ये सब चीजें चेक करना इनका काम होता था ऑडिटर्स का। या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, गवर्नमेंट कंपनीज, उनका ऑडिट हुआ करता था। मतलब पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट किया जाता था, तो बाद में सिस्टम चेंज हुआ धीरे 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 करके। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये पूरा इनके कहाँ कहाँ हैं सेंटर्स वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स हैं। ये कैसे ऑपरेट करते हैं उस सब के बारे में भी डिटेल्स है। ये उनकी वेबसाइट है, ईपीएफओ की। इनकम टैक्स में तुम लोगों ने पढ़ी रखा प्रोविडेंट फंड के बारे में, और वैसे भी इंडस्ट्रियल लॉ में भी तुम लोगों ने पढ़ा ही था। आगे, फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इट अपीयर्स दैट द एंशिएंट इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स वर यूज्ड टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट। पहले जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती थी, इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, ये लोग करा करते थे गवर्नमेंट अकाउंट्स का ऑडिट। इन इंडिया द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कैन बी फाउंड इन द राइन। राइन का मतलब होता है सोवराइन, इंडिपेंडेंट, ऑफ मौर्यास, गुप्तास, मुगल्स। इंडिया में कह रहे हैं कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कंसेप्ट किसने चलाया, किनके होते हुए आया, मौर्यास, गुप्तास, मुगल्स, तो आपको पता बहुत पहले चलते आ रहे हैं। The first legislation means law relating to companies in India, that is Joint Stock Companies Act 1857, introduced the provisions of annual audit but was made optional। तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कंपनी एक्ट 1913 वाले में ऑडिट को मैंडेटरी करा गया था। कह रहे उससे पहले ऑडिट के कंसेप्ट को कंपनीज एक्ट 1857 में डाल दिया गया था, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया गया था। उस टाइम पे ऑप्शनल था, लेकिन 1913 में नीड फील हुई और उसको क्या कर दिया गया, मैंडेटरी। उसके बाद कहते, उसके बाद 1913 वाले कंपनी एक्ट को 1956 वाले कंपनी एक्ट का रिप्लेस कर दिया था। और अब तुम्हें पता 1956 वाले को भी किसने रिप्लेस कर दिया, 2013 वाले ने। तो कहते हैं उसके बाद ऑडिट कंपलसरी हो गया, बहुत सारे प्रोविजंस आते गए टाइम टू टाइम, जिसके अंदर चीजें ऐड होती गई। कहता है उसके अलावा बड़े सारे एक्ट में अमेंडमेंट आई, जिसके बाद बड़े सारे, देखो 1965 में कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट भी आ गया, सेल्स टैक्स वैट का भी आ गया, है ना, ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इन सब के ऑडिट का भी आ गया। तुम्हें पता होगा अब सेल्स टैक्स वगैरह तो लगता नहीं, जीएसटी वगैरह आ गया उसकी जगह। और इसके अलावा कह रहे जो एक्साइज के प्रोविजंस थे वो लगते थे। अच्छा, तुम्हें पता होगा अब एक्साइज की जगह भी क्या आ गया, जीएसटी ही आ गया, है ना। वो अलग बात है कि तुम्हारे को पता होगा कि कस्टम्स आज भी है, कस्टम्स आज भी, लेकिन एक्साइज की जगह क्या आ गया, जीएसटी आ गया। तो ये सब पुरानी बातें लिखी हुई है यहाँ पे जो पहले हुआ करती थी। अब आता है ऑडिटिंग कंसेप्ट्स। वैट अभी भी कुछ जगह पे चल रहा है, लेकिन मेनली जीएसटी ही चलता है। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स, अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल इवेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एटसेट्रा हैव इन्फ्लुएंस्ड ऑडिटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अच्छा एक बात बताओ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑडिटिंग का कंसेप्ट में फर्क नहीं आएगा? अच्छा एक बात बताओ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हम अपने आप को पैरेलल कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ, बाहर की कंपनियां इधर आएंगी, इधर की कंपनियां बाहर जाएंगी। तो एक बात बताओ, जो वर्ल्ड वाइड है वहां तो ऑडिटिंग के कंसेप्ट पहले से चल रहे थे, इंडिया में बहुत लेट आए हैं। तो जब हम उनसे कंपीट करने जा रहे हैं तो हमारे को उनके लेवल की अकाउंटिंग, उनके लेवल की सिस्टम भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए जब ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ तो इंडिया में ऑडिटिंग के कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। अब आता है ऑडिटिंग का मतलब क्या है। द टर्म ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओडायर which means to hear, ये मैंने तुम्हें बताया ही था। इन दोज एंशिएंट डेज, एंशिएंट डेज समझ आता है, प्राचीन काल, पुराने जमाने के दिनों में, the person appointed to check the accounts used to hear the explanation required from responsible officers, that's why the person who heard the explanation was called an auditor। कुछ याद होगी, मैंने बताई थी बात कि पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर ऑडिटर को कोई भी दिक्कत आती थी ऑडिट करते वक्त, तो वो एक्सप्लेनेशंस, क्लैरिफिकेशंस मांगता था, किससे? जो कंपनी के ऑफिसर्स होते थे उनसे। जैसे मान लो मैं सेपरेट इंडिपेंडेंट सीए हूं, मैं किसी कंपनी को ऑडिट करने गया, मेरे को कोई दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर चीज में, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो मैं कंपनी की जो मैनेजमेंट है या जो कंपनी के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस हेड हो गए, लीगल हेड हो गए, मैं उनको ही तो पकड़ूंगा, उनसे ही तो पूछूंगा क्या है। तो कह रहे पहले मैं ऐसा करता था। However, nowadays due to drastic changes in business, accounting system, size and provision of different laws, this hearing concept of auditing is considerably changed and become more exhaustive, and therefore different authors have defined auditing differently. Few of the important definitions are as under। कहते लेकिन आज के में हियरिंग का कंसेप्ट खत्म हो गया। मैं तो बताया ना, आज के में ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल नहीं है, वर्ड आगे क्या लगा है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, मतलब वो किसी की सुनेगा नहीं, वो अपने हिसाब से करेगा, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगा, जो उसको सही लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करेगा। और तुम अब मेरे से पढ़ भी चुके हो कि ऑडिटर लायबल तो आसानी से होते नहीं है। तुम्हें भी बहुत सारे मैं स्कैम्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा, इंडिया में तुम्हें अगर पता हो
तो ऑडिटिंग के कंसेप्ट के ना बहुत सारी जरूरतें, तो पता ऑडिटर्स फंसे बहुत सारे स्कैम्स में। तो मैं बताता हूं एक कंसेप्ट था ऑडिटर कहां फंस सकते हैं, मैं उसका एग्जांपल लेके बात करता हूं। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। कभी सुने हैं इंडिया में एक सत्यम केस हुआ था, सत्यम स्कैम। सत्यम कंप्यूटर्स हुआ करती थी इंडिया में, एक सत्यम कंप्यूटर्स। सुना है कभी ये कंपनी? इंडिया में ना कहा जाता था कि पंचरत्न कंपनीज होती थी, पंचरत्न। पंचरत्न मींस टॉप 5 आईटी कंपनीज हुआ करती थी, इसमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, उसी के अंदर किसका नाम आया करता था? सत्यम कंप्यूटर्स का भी आया करता था। और ये लोग जो फंसे थे ना, ये पता है किस में फंसे थे? विंडो ड्रेसिंग के केस में फंसे थे। किस में फंसे थे? विंडो ड्रेसिंग के केस के अंदर। विंडो ड्रेसिंग समझ आता है क्या होता है? अकाउंट्स में कभी शब्द सुना हो विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जालीपन। आपके प्रॉफिट्स फेक हैं, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहे। ये कंपनी के साथ हो क्या रहा था? ये कंपनी एक्चुअल में थी लॉसेस के अंदर, और ये लोग क्या कर रहे थे कि जान जान के झूठे प्रॉफिट दिखा रहे थे। अच्छा, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में होगी तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो लोग उस कंपनी में कम इन्वेस्ट करेंगे, तो कंपनी का स्टॉक मार्केट प्राइस डाउन होने लग जाएगा। तो इन लोगों को हो गई टेंशन, इन लोगों को टेंशन हो गई कि यार हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, टीसीएस की, विप्रो की, इन्फोसिस की आ रही है। तो इनको लगा कि हमारा शेयर प्राइस डाउन ना हो जाए, तो इन लोगों ने फेक सेल्स, फेक प्रॉफिट दिखाने शुरू करे। अच्छा, अकाउंट्स बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। लेकिन उसको ऑडिट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सीए की, ऑडिटर्स की। अब ऑडिटर, मैंने अभी तुम्हें पढ़ा वैसे कि ऑडिटर जनरली लायबल नहीं होते। ऑडिटर जनरली लायबल नहीं होते, वो तो ये लिख देते हैं कि हमारे को जितना प्रोवाइड किया गया तुमने उसके अकॉर्डिंग चेक करा। लेकिन ये नहीं है कि तुम आंख बंद करके कुछ बिल्कुल बैठ जाओगे। जब इस केस के अंदर तुमने पहले साल गड़बड़ी करी, अगले साल गड़बड़ी करी, तो ये लोग जान के गड़बड़ी करवा रहे हैं, फेक प्रॉफिट दिखा रहे हैं, और तुम लोग हर साल ठप्पा लगाए जा रहे हो। और तुम्हें पता होगा कि इंडिया के अंदर 4 बिग 4 ऑडिटर्स है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड है बिग 4। कभी नाम सुना होगा ना? एक सीए के बच्चे का या एक सीएम में सीएस के बच्चे का सपना होता है कि वो यहां जाएंगे बिग 4 फर्म्स के अंदर। तुमने सुना होगा बिग 4 ऑडिट फर्म्स है, जिसमें आती है केपीएमजी, ई&वाई, अर्नेस्ट एंड यंग। सॉरी, इसको लिख देता हूं यार, गलत हो। ई&वाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी। ये 4 बिग 4 है, बिग 4 फर्म्स है। और इस कंपनी की, सत्यम कंप्यूटर्स की जो ऑडिटर थी वो पीडब्ल्यूसी थी। कौन थी? पीडब्ल्यूसी। अच्छा, पीडब्ल्यूसी के ऊपर केस भी हुआ बाद में, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। सत्यम स्कैम में कौन फंसे भी दिखाता हूं। ये सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम था 2000। कंपनी सर्विस 2009, इंडियन बेस्ड कंपनी थी। इनके जो ओनर थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? रामलिंगा राजू। भाई साहब, महान इंसान, यही थे वो। सत्यम स्कैम के बारे में। और इनके ऑडिटर कौन थे? अभी दिखा देता तुम्हारे को। सत्यम स्कैम ऑडिटर, ये रहा। PwC was the auditor of the Satyam computer system when chairman was B. Rangalinga Raju publicly admit to an accounting fraud in 2009। कब ये कंपनी फंसी? 2009 में। और उसके ऑडिटर कौन थे? PwC ऑडिटर थी, बिग 4 है ना, बिग 4 ऑडिटर थी। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनना। इस केस के अंदर इन्होंने विंडो ड्रेसिंग करी। अच्छा, विंडो ड्रेसिंग करने की वजह से क्या हुआ कि मान लो फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स करें, मतलब फेक सेल्स दिखाई, फेक प्रॉफिट दिखाए। तो फेक प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ कि इनका जो शेयर का प्राइस था वो मार्केट में शूट अप करता चला गया। शेयर का प्राइस मार्केट में क्या होता गया? शूट अप, बढ़ता चला गया। अच्छा, लोगों को तो यही लग रहा है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। ऊपर से लोग किस पे ट्रस्ट करते हैं? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और ऊपर से पीडब्ल्यूसी जैसी ऑडिट फर्म का ठप्पा लगा हो उसके ऊपर कि हाँ भाई इतनी बड़ी ऑडिट फर्म उनको ठप्पा लगा रही है जो वर्ल्ड वाइड बिग 4 में आ रही है, तो भाई लोग और ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। और लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग फंसते भी ना। मीनवाइल क्या हुआ, एक रात पहले जब ये स्कैम होने लगा, उससे एक रात पहले जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह थे वो ही अपने शेयर्स बेच के निकल गए। वो ही अपने शेयर्स बेच के फ्रॉड करके निकल लिए, शेयर्स बेच बूझ के निकल लिए। यार लोगों को शक हुआ, यार कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स ही शेयर बेच के निकल रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है और यही बेच के निकल रहे हैं, चक्कर क्या है?
देन लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कंपनी तो एक्चुअल में लॉसेस के अंदर थी, कंपनी में प्रॉफिट थे ही नहीं। और कंपनी की क्या कराई गई थी, विंडो ड्रेसिंग कराई गई थी, फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स करवाए गए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, फेक प्रॉफिट दिखाए जाते थे, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस शूट अप करा गया। और जो पीडब्ल्यूसी थी उसके लिए वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते थे फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स करवाने के लिए भी, कि हाँ भाई हम इसके ऊपर ठप्पा लगा देंगे। उन्होंने पता था कि ये फेक अकाउंट्स है तब भी। और तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, तुम्हें याद होगा कि नॉर्मली ऑडिटर लायबल नहीं होता, लेकिन जो उसने ऑडिट करा है उसके अंदर ही कोई फ्रॉड पकड़ा गया तो ऑडिटर लायबल होगा। तो ऐसे इस केस के अंदर जिस चीज का ऑडिट कर रहे हैं कि अकाउंट जेन्युइन है, प्रॉफिट जेन्युइन है, और वही जेन्युइन नहीं थे, वही पकड़ा गया, तो उस केस के अंदर वो लायबल हो गए, उस केस में वो क्या हो गए, लायबल। अब उसमें भी एक दिक्कत थी, अब पीडब्ल्यूसी में इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, हुआ क्या कि जब पीडब्ल्यूसी के ऊपर एक्शन हुआ तो पीडब्ल्यूसी को ना बार लगा दिया गया, कोर्ट ने ना रोक लगा दी। बार मींस उनके ऊपर रोक लगा दी कि पीडब्ल्यूसी आज के बाद किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट ही नहीं करेगा, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट ही नहीं करेगा। पीडब्ल्यूसी के ऊपर बार लगा दी गई, रोक लगा दी गई, प्रोहिबिशन लगा दी गई, उनको बैन लगा दिया गया। बार मींस बैन लगा दिया गया उनके ऊपर कि पीडब्ल्यूसी 5 साल तक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा, ऐसी कोई रोक लगाई गई। अब इसके ऊपर ना पीडब्ल्यूसी ने चैलेंज भी करा। पीडब्ल्यूसी ने क्या चैलेंज करा कि एक बात बताओ सर, हमारी पीडब्ल्यूसी इतनी बड़ी फर्म है, इसके अंदर हजारों लाखों ऑडिटर हैं, जो पीडब्ल्यूसी एक फर्म है उसके अंदर बड़े सारे ऑडिटर काम कर रहे हैं, अब इसके अंदर इतने सारे ऑडिटर हैं, कहते हैं सबने थोड़ी फ्रॉड करा है, जिन जिन ने फ्रॉड करा आप उनके ऊपर केस करो, पूरी पीडब्ल्यूसी को बार क्यों कर रहे हो। लेकिन बाद में क्या ऑब्जेक्शन आया जी, नहीं, अल्टीमेटली वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, पीडब्ल्यूसी को ना, तो पूरी पीडब्ल्यूसी बार होगी। फिर उनके ऊपर रोक लगाई गई थी, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं करेंगे। अब तो वो खुल गई होगी, लेकिन पहले के हिसाब से मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। तो ये इतना बड़ा केस हुआ। अच्छा तुम्हें पता होगा फिर इसका शेयर होल्डर्स का नुकसान ना हो, अब शेयर का प्राइस तो डूब गया था, अब शेयर होल्डर बेचारे रो रहे थे, अब इतना बड़ा शेयर होल्डर का नुकसान झेला ना जाता शेयर होल्डर से। देन उसके बाद क्या करा, गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल निकाला कि इस कंपनी को टेक ओवर कर लो, इस कंपनी को टेक ओवर कर लो। तो उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है ना, तुम लोगों ने सुना होगा ना, महिंद्रा जिनकी जीप्स आती है, महिंद्रा कार्स आती हैं, महिंद्रा वालों ने इसका इंश्योरेंस करा था, महिंद्रा वाले इंश्योरेंस कह रहा हूं, टेक ओवर करा था। महिंद्रा ने सत्यम का क्या करा था, टेक ओवर कर लिया था। महिंद्रा वालों ने सत्यम कंपनी का क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था महिंद्रा वालों ने, कि भाई इस कंपनी का टेक ओवर कर लेते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि इस कंपनी को वापस गुड पोजीशन पे ले आए। एक मिनट, हाँ, तो महिंद्रा वालों ने इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया था कि इस कंपनी को गुड पोजीशन पे ले आए, अच्छी पोजीशन पे ले आए, ताकि शेयर होल्डर्स का लॉस ना हो और शेयर का प्राइस वापस इंक्रीज हो जाए। और जब इस कंपनी का टेक ओवर हुआ था ना, तो इस कंपनी की एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को हटा दिया गया था और फिर सत्यम महिंद्रा, इस महिंद्रा की मैनेजमेंट को यहां पे बिठाया गया था। और उस टाइम पे इसके बाद इस कंपनी का नाम भी चेंज हो गया था। पहले इस कंपनी का टेक ओवर हुआ और बाद में इस कंपनी का मर्जर करवा दिया गया था महिंद्रा के अंदर, और इस कंपनी का नाम कर दिया गया था सत्यम महिंद्रा। क्या कर दिया गया था, सत्यम महिंद्रा। पहले टेक ओवर हुआ। टेक ओवर और मर्जर में फर्क समझ आता है ना। टेक ओवर में क्या होता है, मान लो अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का टेक ओवर करा, तो बी लिमिटेड भी जिंदा रहेगी, ए लिमिटेड भी जिंदा रहेगी, लेकिन बी लिमिटेड की मैनेजमेंट के ऊपर सारा कंट्रोल किसका आ जाएगा, ए लिमिटेड का आ जाएगा। दैट इज टेक ओवर। कि बी लिमिटेड खत्म नहीं हो रही, बी लिमिटेड रहेगी, लेकिन उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल कौन करेंगे, ए लिमिटेड वाले। दैट इज टेक ओवर। लेकिन मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी की एंटिटी ही खत्म हो जाती है और वो किसमें मर्ज हो जाती है, दूसरी कंपनी में। कि मतलब जैसे सपोज ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड में मर्ज होती है तो ए खत्म ही हो जाएगी और अब एक ही कंपनी रहेगी बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर किसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, बी के, और ए लिमिटेड की सारे एसेट और लायबिलिटी किसके बन जाएंगे, बी के। दैट इज मर्जर। लेकिन टेक ओवर में अगर ए ने बी का टेक ओवर करा तो ए भी जिंदा रहेगी, बी भी जिंदा रहेगी, लेकिन बी की सारी मैनेजमेंट में कंट्रोल किसका होगा, ए का। तो पहले टेक ओवर हुआ था, देन बाद में मर्जर। मैं तुम्हें दिखाता हूं इसके अंदर, इस केस में कोई दिखा देता हूं, सत्यम महिंद्रा का टेक ओवर। सत्यम टेक ओवर, सत्यम टेक महिंद्रा ने टेक ओवर करा था इसका सत्यम। और उस टाइम पे इसका उन्होंने नाम क्या रखा था, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स आफ्टर फ्रॉड, उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, इटसेल्फ नेम्ड एज महिंद्रा सत्यम। सत्यम महिंद्रा, महिंद्रा सत्यम लोग इसको बोलते थे। जब इसका टेक ओवर है तो उसके बाद इसको रीब्रांड करा गया एज महिंद्रा सत्यम, क्योंकि महिंद्रा वालों ने इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया था बाद में, समझ आया। और उसके बाद इसको चलाया, लेकिन लेटर ऑन फिर वो बाद में तो वो क्या हुआ, फिर उसके सत्यम महिंद्रा तो बाद में किसके कंट्रोल में आ गई, टेक महिंद्रा के कंट्रोल में आ गई। टेक महिंद्रा एंड सत्यम मर्जर केस स्टडी, फिर उसके बाद तो इनका मर्जर ही हो गया। और उसके बाद वो टेक महिंद्रा, महिंद्रा सत्यम, पहले क्या हुआ मैंने बताया ना
पहले वो सत्यम थी, सत्यम को महिंद्रा वाला टेक ओवर करा, उसकी मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल पाया, फिर उसके महिंद्रा सत्यम को किस में मर्ज कर दिया, टेक महिंद्रा में मर्ज कर दिया, और अल्टीमेटली वो एक ही कंट्रोल के अंदर आ गई सारी कंपनी। तो आज के डेट में एक ही कंपनी है वो टेक महिंद्रा, जिसके अंदर वो सारी आ रही है। तो इससे क्या हुआ कि शेयर होल्डर्स को फायदा हुआ, ये कंपनी ग्रो हुई और शेयर होल्डर्स को पैसा बाद में जिसको निकालने का अपॉर्चुनिटी दे दी कि जिसको भी इस कंपनी से अपना शेयर बेचने बेच सकता है, अब आपको लॉस नहीं होगा, इस कंपनी को वापस रिवाइव करवाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने तुम्हें फाइनेंशियल केस बताया कि इंडिया में ऑडिटिंग की जरूरत क्यों है, और कई बार तो ऑडिटर ही फ्रॉड में मिल जाते हैं, तो फिर हालात क्या होते हैं। तो इससे एक चीज और समझ आई अब यहाँ पे कि हमेशा नहीं है कि ऑडिटर फ्रॉड करेंगे तो बच जाएंगे, कई बार ऐसे केस भी होते हैं जहां पे ऑडिटर फ्रॉड करने के बाद नहीं बचते, जहां पे ऑडिटर फ्रॉड करने के बाद नहीं बचते। ये बात समझ आती है। अब बड़े सारे ऑथर्स ने अलग अलग ऑडिटिंग की डेफिनेशन दी। तो ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटिंग क्या है, टेलर एंड पेरी एक ऑथर थे, उन्होंने क्या बोला, ऑडिटिंग क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फिगर्स। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी सब चेक करते हैं, ऑफ इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंस। अच्छा, जब तुम कोई चीज मैच करते हो, कंपनी बोलती है हमारे पे इतने एसेट है, हमने ये परचेज करे वगैरह, तो हम क्या बोलेंगे, उस परचेज का इनवॉइस दिखाओ। कंपनी बोलती है कि हमने इतने लोन रीपे कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे, उस रीपेमेंट का रिकॉर्ड दिखाओ। तो हम एविडेंस के बेस पे क्या करते हैं, उन चीजों को मैच करते हैं ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, एक और ऑथर की डेफिनेशन, और उसके बेस पर ऑडिटर क्या बनाता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है। नेक्स्ट एक और ऑथर थे एफआरएमडी पॉलो, इन्होंने क्या बोला, इन ऑडिट डिनोट द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। आप कर रहे हो ऑडिट, लेकिन उसको प्रिपेयर किसने करा, अदर्स ने। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ऑडिट करता है ऑडिटर, लेकिन उस अकाउंट्स को प्रिपेयर कौन करती है, मैनेजमेंट, और ऑडिट करते हैं हम। और उस बैलेंस शीट वगैरह को किसके बेस पे ऑडिट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। वाउचर समझ आता है ना, मैंने तुम्हें बता दिया कि तो वाउचर्स क्या होता है, उस चीज का प्रूफ, मैंने कोई चीज परचेज करी, उसका बिल ही क्या है, उसका वाउचर, ताकि मैं दिखा दूं, मैंने बोला मैंने आईफोन परचेज करा, तो वो कोई कहेगा ना, बता तू इसका मालिक है, मैंने कहूंगा ये देख मेरा उसके पास बिल, तो वो बिल क्या है, वाउचर। तो सेम अगर कंपनी कोई एसेट परचेज करती है, कोई चीज सेल करती है, या कोई एक्सपेंस दिखाती है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके वाउचर दिखा दो, उसके रिकॉर्ड दिखा दो, आपने खर्चा करा तो उसका एक्सपेंस का आप पे रिकॉर्ड होगा, आपने परचेज करी तो उसकी परचेज रिसीट होगी आपके पास, आपने सेल करा सेल रिसीट होगी, तो वो दिखाओ, उसके बेस पर मैच करेंगे। और अगर हर चीज मैच हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब कंपनी ने हर चीज ऑनेस्टली काम करा है और हर चीज जेन्युइन है, और उसके बेस पे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है और सब कुछ ओके। और एक बार ये पेपर में ये आया हुआ है, एज पर जनरली गाइडलाइंस इशूड बाय आईसीआई इंटरनल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है वो ये बता रहा है। तो ऑडिटिंग का जनरल मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग इज एन एक्यूमुलेशन, यहीं से पढ़ो, ये मेन है, उन्होंने जो बताया, ऑडिट इज एन एक्यूमुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। हम हर चीज मिलाते हैं, चेक करते हैं, about information to determine and report on the degree of correspondence. Degree of correspondence means जब हमने वो चीजें वेरीफाई करी, सामने वाले ने हमारे को बोला, देखो हमने सामने वाले ने हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी दे दी, अब हम उससे कहेंगे ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है इसके एविडेंस दे, कि चीज कहां से आई, इसकी जर्नल में एंट्री दिखा, से सेल बुक दिखा, परचेज बुक दिखा, तुमने कोई चीज बेची है तो सेल बुक में एंट्री दिखा, उसका सेल का रिकॉर्ड दिखा, उसका इनवॉइस दिखा, तो हम उससे मैच करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। और अगर हर चीज मैच होती है तो इसका मतलब वो चीज ओके है, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि हर चीज ट्रू एंड फेयर व्यू के अकॉर्डिंग है। और लिखो, ऑडिटिंग शुड बी डन बाय अ कंपेटेंट इंडिपेंडेंट पर्सन। कौन करता है, इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हमारे इंडिया में मैंने तो बताया ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कौन बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है। देखो, जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मल वाले, जो तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, वो कौन बनाता है, आईसीआई इशू करता है। इन्हें कौन इशू करता है, आईसीआई। एक होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन्हें इशू करता है आईसीएमएआई, सीएमए इंस्टीट्यूट। ये जो ऊपर वाला आईसीआई, क्योंकि वैसे तो मैं क्लियर कर दूं, ये आईसीआई सीए वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे सीएमए वाले बच्चे भी यही बोलते हैं ना कि हमारा इंस्टीट्यूट भी आईसीआई है। तो आईसीआई है तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लोग आईसीएमए बोलते हैं। जब हम आईसीआई बोले तो सीए की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और एक होता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, इसे कौन इशू करता है, आईसीएसआई। तो हर एक इंस्टीट्यूट के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, आईसीएसआई। और एक होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉर्मल ऑडिट वाले, ये भी कौन इशू करता है, आईसीआई, सीए वाले। तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक कह रहे हैं क्या ऐसे है, देखो हम इसको ना उल्टा बोलते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम एएस बोलते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को हम ऐसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को ऐसे बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोलते हैं, उल्टा है।
ठीक, तो उसमें भी आया, तो उसमें भी उन्होंने क्या बोला कि ऑडिटर का काम क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करना और ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है नहीं है, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या ना हो। अच्छा एक बात बताओ, जो इंडिया में प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं उनका तो क्या बनता है, पीएनएल। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज क्या बनाती हैं इंडिया में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं। लेकिन जो इंडिया में नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं, आपको पता होगा नॉन प्रॉफिट कंपनीज इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, वो क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पढ़ा है ना अकाउंट्स में, एनपीओस के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इन सबका तो कह रहा है ऑडिट तो सबका ही होता है, भले ही इनका हो या इनका हो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंपनीज में घोटाले नहीं होते, यहां ज्यादा होते हैं। डोनेशंस का पैसा आया, जो कंपनी के ट्रस्टी हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने घोटाले कर दिए। जो ट्रस्ट के अंदर इंडिया में नॉन प्रॉफिट कंपनीज कैसे बनती है, सोसाइटी की फॉर्म में, ट्रस्ट की फॉर्म में, कंपनी लॉ में सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में। पढ़ा था ना कंपनी लॉ में सेक्शन 8 कंपनीज एनजीओ बनती हैं। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रस्ट होती हैं, जो उनमें नॉन प्रॉफिट कंपनी से जो डोनेशन आती है गरीब बच्चों के भले के लिए, इन लोगों के वहां पैसे लगे और वो लोग क्या करते हैं, सारा पैसा खुद ही खा जाते हैं। तो उनका भी ऑडिट होता है, उनका भी क्या होता है, ऑडिट होता है। और भले ही, तो इसलिए वो ये बता रहा है कि और ऑडिट सबका होता है, भले ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो या वो नॉन प्रॉफिट हो, भले उनका साइज बड़ा हो या छोटा हो। आजकल में जितनी भी कंपनीज उनको ऑडिट होता है, मैंने तो बताया ना। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑडिट, ये बेसिकली हम फाइनेंशियल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने तो बताया था ऑलमोस्ट सबको ही कराना होता है। कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरी ऑडिट अलग अलग कंपनीज का क्राइटेरिया होता है। तो अब ये ऑडिट के अंदर क्या क्या मतलब कवर होता है, ये तुम ऊपर से पढ़ लोगे तब तुम अपने आप समझ आ जाएगा कि ऑडिट एक इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। मैं तो बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे क्या बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। हम इसमें वाउचर्स वगैरह चेक करते हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, 1 साल की वगैरह वगैरह, और ये ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए, ये सब इसके अंदर लिखा है। ठीक, ये ऑडिट का मतलब है। अब आता है असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, अब यहां से पढ़ेंगे। ठीक, तो गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्या कहते हैं असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग को मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको ना वो बना देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, एक अलग टॉपिक हो जाएगा। पेपर में एक बार आया हुआ है 5 नंबर का, 1-2 बार, कि असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग क्या होते हैं, ऑडिटिंग के फीचर्स क्या है। पहला, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस चेक करना, हम क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन। तीनों शब्दों पे फर्क समझना। एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाया है कि जी हमारे एसेट जो हैं वो 2 करोड़ रुपए के हैं, फिक्स्ड एसेट। मान लो कंपनी अब दिखाती है कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर कि हमारे जो फिक्स्ड एसेट है वो 2 करोड़ रुपए के हैं। अच्छा, जब 2 करोड़ रुपए हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई 2 करोड़ के कैसे हैं बताओ। मान लो उस फिक्स्ड एसेट के अंदर कंपनी की एक लैंड है जो उन्होंने 2 करोड़ की दिखाई हुई है। अब वो कंपनी ने 10 साल पहले परचेज करी थी 20 लाख की, अब वो 10 साल बाद उसकी वैल्यू दिखा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर 2 करोड़ की। तो वो 2 करोड़ की वैल्यू उन्होंने अपने आप लगाई है अपनी मर्जी से, या उन्होंने किसी वैल्यूअर से, मार्केट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं ना जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से फिक्स करवाई है। तो अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से फिक्स करवाई है तो भाई उसका प्रूफ दिखाओ कि तुमने अपनी मर्जी से 2 करोड़ लिख दिए हैं, या उसका प्रूफ दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। और अदरवाइज उस एरिया का मार्केट वैल्यू का प्रूफ दिखाओ कि उस एरिया में मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उस लैंड की। उसी के बेस पे तो आप दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर कि आपकी इतनी वैल्यू अब 2 करोड़ दिखा रही है, अपनी मर्जी से दिखा दोगे कि हमने 10 साल पहले 20 लाख की ली थी तो आज ये इतनी वैल्यू इसकी 2 करोड़ तो हो ही गई होगी लैंड की, नहीं ना, अपने ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसकी अगर आपकी वैल्यूएशन आपने दिखाई है तो किस बिहाफ पे दिखाई है, या तो आपकी वैल्यू देखो, एक होता है कि आपने जितने की खरीदी आपने उतनी वैल्यू दिखाई है। अगर आपने 20 लाख की खरीदी 20 लाख की दिखाई है तो 20 लाख की परचेज का वाउचर दिखा दो, मतलब वो परचेज डीड दिखा दो। वाउचर में क्या आ जाएगा, परचेज डीड, आपने जितने की परचेज करी। लेकिन अगर आप 20 लाख की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ दिखा रहे हो तो या तो अगर तो उसका कोई प्रूफ होगा ना क्यों दिखा रहे हो, तो उसकी अगर वैल्यूएशन करवाइए तो वैल्यूअर की रिपोर्ट दिखाओ। तो इसका मतलब पर ध्यान से समझना, अब मैं कहने के जा रहा हूं। पहले हम इधर क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, रेलेवेंसी, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस। एविडेंस में हम क्या मांग रहे हैं, या तो परचेज डीड दिखा दो, जितने, अगर तुमने 20 लाख की प्रॉपर्टी और 20 लाख की वैल्यू दिखाई है तो कोई बात नहीं, जितने की खरीदी उतने की परचेज डीड दिखा दो।
लेकिन अगर तुम 20 लाख की प्रॉपर्टी के 2 करोड़ रुपए दिखा रहे हो तो एविडेंस के अंदर हमारे को क्या दिखाओ, वैल्यूएशन रिपोर्ट। नॉर्मल जितने की प्रॉपर्टी उतनी वैल्यू दिखा रहे हो तो परचेज डीड दिखा दो, वही एविडेंस है। लेकिन अगर जितने की प्रॉपर्टी तुम उससे ज्यादा की वैल्यूएशन दिखा रहे हो तो उसके इसमें परचेज डीड तो दिखाओगे, प्लस साथ में जो उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू तुम दिखा रहे हो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाओ। तो हम उसमें क्या चेक कर रहे हैं कि रेलेवेंट, क्या वो चीज जो उन्होंने दिखाई है वो रेलेवेंट है भी या नहीं। रेलेवेंट मतलब क्या उसकी एक्चुअल में 2 करोड़ की वैल्यू है या नहीं, क्या रिलायबिलिटी है या नहीं। रिलायबिलिटी का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी दिखाई है उनकी है भी या नहीं, क्या उनके पास इसकी परचेज डीड है या नहीं। नेक्स्ट, एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस। एडिक्वेसी मींस सफिशिएंसी, एडिक्वेट मींस सफिशिएंट, कि हमने उनसे जो जो एविडेंस मांगे वो उनके पास थे या नहीं। एग्जांपल, हमने उनको बोला कि भाई अगर तुमने जो परचेज करी है उसकी परचेज डेट दिखाओ, बस तुमने जो एक्स्ट्रा वैल्यू दिखाई है उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाओ, तो क्या वो दोनों चीजें उनके पास थी या नहीं थी। तो इसको हम बोलते हैं एडिक्वेसी ऑफ चीज। अगर उनके पास वो सारी चीजें हैं तो इसका मतलब वो एडिक्वेट एविडेंस है। अगर उनके पास उसमें से जो जो चीजें हमने मांगी वो नहीं है तो इसका मतलब वो इनएडिक्वेट है। तो इसका मतलब पहले तो एसेंशियल फीचर यही है कि हम ऑडिटिंग में चेक करते हैं कि वो चीज रेलेवेंट है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं। पहला, इट इज एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव। ऑडिट में हम क्या करते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली और इन्वेस्टिगेट करते हैं, कमियां क्या हैं, क्या लॉ फॉलो हुए थे या नहीं हुए थे, क्या उन्होंने ढंग से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे थे या नहीं करे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे थे या नहीं करे थे। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जो आप ऑडिट करोगे वो फाइनेंशियल ऑडिट भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जो सीए वाले ऑडिट करते हैं, जो सीए वाले ऑडिट करते हैं वो फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि वो बैलेंस शीट वगैरह चेक कर रहे हैं, है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज फाइनेंशियल ऑडिट। लेकिन जो सीएस वाले ऑडिट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया, वो होता है कंप्लायंस ऑडिट। अच्छा, कंप्लायंस ऑडिट का मतलब क्या होता है, एक कंपनी पे जितने लॉ लग रहे हैं फॉलो हुए या नहीं हुए। मान लो अब ये सीएस वाला बंदा है, ये चेक कर रहा है कि भाई कंपनी ने कंपनी लॉ फॉलो करा या नहीं करा। अच्छा, कंपनी जो है अगर उसकी कोई फैक्ट्री है तो वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रही है, एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन दे रही है, वो एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रही है, उसका पोल्यूशन लेवल चेक करना, वो भी सीएस लोग करते हैं कई बार। तो ये जो सीएस ऑडिट कर रहे हैं ये बेसिकली नॉन फाइनेंशियल ऑडिट है। ये कौन सा ऑडिट है, नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैटर थोड़ी देख रहे हैं, यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल मैटर। अब हम कितना पोल्यूशन हो रहा है मार्केट में, कितना पोल्यूट कर रहे हैं, इसका हमारा बैलेंस शीट से कोई लेन देन थोड़ी है, एनवायरमेंट से लेन देन है। तो इसका मतलब हम ऑडिट जब करते हैं तो खाली हम फाइनेंशियल चीजों का नहीं करते, नॉन फाइनेंशियल चीजों का भी करते हैं। और जो सीएमए वाले ऑडिट करते हैं वो भी फाइनेंशियल चीजों का ऑडिट होता है, कॉस्ट रिलेटेड मैटर्स का। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया होना चाहिए इवैल्यूएशन करने का। ये नहीं देख कि मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूंगा क्या कहते हैं ऑडिट, मैं प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करता हूं, एक बात बताता हूं, जैसे अगर सपोज मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने गया, अगर मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने गया, जैसे अगर मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने गया तो एक सिस्टम होता होगा ना। ये थोड़ी है कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई, मैनेजमेंट ने। तो ये थोड़ी है कि मैं सीधा जाके बैलेंस शीट देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा और उनको बोलूंगा कि एक काम करो, मैं तुम्हारी 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेक करने आया हूं ना, एक काम करो कि 2021 की ले आओ, मैं उसके बेस पे चेक कर लेता हूं कि 2021 में क्या था और इस बार क्या है। ये ऐसा करूंगा मैं, या पहले प्रॉपर एक सिस्टम से चलूंगा कि भाई मैं अगर वो बैलेंस शीट वगैरह दिखा रहे हैं तो पहले मैं उनको बोलूंगा कि भाई मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी दिखाओ अपने सारे, है ना, कैश बुक, सेल बुक, लेजर्स वगैरह दिखाओ। इसके अलावा अपने जितने भी वाउचर्स वगैरह, अगर आपने कोई परचेज करी है, सेल करी है, आपने कोई एक्सपेंसेस करे हैं, उसके वाउचर्स वगैरह दिखाओ ताकि मेरे वो एविडेंस हो जाए सारे, है ना। तो मैं हर एक सिस्टम से चलूंगा ना, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच होगी, हर चीज वेरीफाई करता जाऊंगा। अगर चीज मैच कर रही है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, वाउचर में ये चीज दिखाई वो बैलेंस शीट में उतनी ही है ना। अगर उन्होंने कई खर्चे दिखाए, एक्सपेंसेस वगैरह दिखाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैच कर रहे हैं। तो वो सब चीजें अगर मैच करती जा रही हैं तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह से तो हर चीज ओके है, एक सिस्टम से चल रही है। थोड़ी कि मैं कहीं से कुछ भी मंगूंगा, पहले ये ले आओ, पहले ये ले आओ, बैलेंस शीट भी ले आओ, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ले आओ। पहले सिस्टम से चलेंगे ना, पहले देखेंगे उनकी पहले कैश बुक, सेल बुक, पहले नॉर्मल उनके बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बने हुए हैं, फिर आगे की सारी ट्रांजेक्शन से मैच करते करते चलेंगे। अब आते हैं, देयर शुड बी कंपिटेंट एंड इंडिपेंडेंट, द ऑडिटर शुड बी कंपिटेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो मैंने बताया, अच्छा दो वर्ड आ रहे हैं, एक आता है कंपिटेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। दोनों में क्या फर्क है, कंपिटेंट का मतलब होता है योग्य, कि आप जो ऑडिट करने गए हो क्या आप उसके योग्य हो। जैसे एग्जांपल, फाइनेंशियल ऑडिट खाली कौन कर सकता है, सीए। कॉस्ट ऑडिट खाली कौन कर सकता है, सीएमए। सेक्रेटरी ऑडिट खाली कौन कर सकता है, सीएस। तो पहली बात, अगर मैं सेक्रेटरी ऑडिट करने गया हूं और मैं सीएस नहीं हूं तो क्या मैं कंपिटेंट हूं, नहीं।
अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिट करने गया और मैं सीए नहीं हूं तो क्या मैं कंपिटेंट हूं? नहीं। अगर मैं कॉस्ट ऑडिट करने गया और मैं सीएम में नहीं हूं तो क्या मैं कंपिटेंट हूं? नहीं। अच्छा, अगर मैं कॉस्ट ऑडिट करने गया और मैं सीएम में हूं लेकिन मैं सीएम में इन प्रैक्टिस नहीं हूं तो भी क्या मैं कंपिटेंट हूं? नहीं। कंपिटेंट खाली कब होऊंगा? जब मैं सीएम इन प्रैक्टिस होऊंगा। और सेक्रेटरी ऑडिटर हूं तो अगर मैं कंपिटेंट कब होऊंगा? जब मैं सीएस इन प्रैक्टिस होऊंगा। तो क्या पहली बात तो ये चेक करना है कि वो बंदा जो आया ऑडिट करने वो कंपिटेंट है या नहीं। दूसरी बात, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट मींस जिस कंपनी का ऑडिट करने गया उसका उस कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अभी तुम इंडिपेंडेंट की अलग से डेफिनेशन आगे पढ़ोगे ऑडिट वाले चैप्टर के अंदर, ऑडिट एज पर कंपनी एक्ट। और नेक्स्ट, इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी ऑफ assertions मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एंटरप्राइज। जरा समझना पड़ ध्यान से, assertions का मतलब क्या होता है? assertions का मतलब होता है written statements given by the management। written statements given by the management। सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं, भी एग्जांपल देके भी समझा दूंगा। by the management। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन प्रिपेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। और जब मैं बोलूं मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मान लो बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मान लो बैलेंस शीट के अंदर लिखा है कि हमने भाई किसी की गुडविल परचेज करी है, हमने किसी की गुडविल परचेज करी है 2 करोड़ रुपए की। तो उन्होंने तो लिख दिया, क्या उस गुडविल की एक्चुअल में इतनी वैल्यू थी या नहीं थी? क्या मैनेजमेंट हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रही? तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑडिट करते वक्त? अच्छा जी, तुमने 2 करोड़ की परचेज करी है ना, तो भाई ठीक है, वैल्यूएशन जब तुमने परचेज करी होगी तो उसकी वैल्यूएशन करवाई होगी, थोड़ी अपनी मर्जी से 2 करोड़ रुपए दे दिए। प्रॉपर वैल्यूएशन होती है गुडविल की, कि वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यू निकालते होंगे, तो भाई वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाओ, वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाओ। अगर वो कंपनी उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा देती है और एविडेंस प्रूव कर देती है कि हाँ भाई जो हमने वैल्यूएशन दिखाई, जो हमने गुडविल दिखाई थी उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट ये रही, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या कहलाएगी? एविडेंस। ये क्या है? एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस हो गया ना, कि जिसको बता रहा है कि हाँ भाई इससे प्रूव हो रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू 2 करोड़ है। इसी को हम बोलते हैं assertion। इसी को हम क्या बोलते हैं? assertion। कि जो उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दिए मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ने जो भी बैलेंस शीट में चीजें दिखाई हैं, अच्छा इसका मतलब बैलेंस शीट में जो भी चीजें मैनेजमेंट दिखा रही है हम तो उसका ऑडिट कर रहे हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट क्या शो कर रही है कि भाई हमने जो चीजें बैलेंस शीट में दिखाई है वो सब ओके हैं, हमने सब कुछ सोच समझ के बन डाली है। तो तुमने अगर सोच समझ के डाली है तो उसका प्रूफ दिखा दो हमारे को। अगर वो सब चीजें ओके हैं तो इसका मतलब assertion सारी ओके हैं। इसका मतलब जो जो उन्होंने दिखाई है वो सब चीजें ओके हैं। assertion का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट जो उन्होंने दिखाई है बैलेंस शीट में वो सब चीजें अगर मैच कर रही है तो इसका हर चीज ओके है। तो देखो, इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? जेन्युइननेस ऑफ assertions मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एंटरप्राइज वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मैंने बताया ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। एग्जांपल, जो उन्होंने assertions जो भी दी हो, भले प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गई प्रॉफिट वाली बात कि कंपनी कहती है कि हमारा इतना प्रॉफिट है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर इतने एसेट हैं, ये लायबिलिटी है। लेकिन नीचे कंपनी नोट डालती है कि हमने इस बैलेंस शीट को बनाते वक्त सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, एएस फॉलो करे हैं, कंपनी लॉ प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, कंपनी लॉ फॉलो करा है। अच्छा, ये जो बात कर रही है कंपनी, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज फाइनेंशियल मैटर, दिस इज नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल यहां पे वो लॉ की बात कर रही है कि हमने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, पूरा लॉ फॉलो करा है। इसका मतलब है ये नॉन फाइनेंशियल बात स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, तो इसको हम उसको भी सुनेंगे। अच्छा, जब लॉ फॉलो करा इसका मतलब क्या? हम लॉ से भी मैच करेंगे कि इन्होंने जो चीजें दिखाई हैं वो सब कुछ ओके है। जैसे एग्जांपल, उन्होंने अगर बैलेंस शीट बनाई है तो उन्होंने एज पर लॉ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई है, नहीं बनाई? तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग बनती है? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो हम ये चीज चेक करेंगे उन्होंने शेड्यूल 3 फॉलो करा था या नहीं करा था। अगर उन्होंने बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन चार्ज करा है तो डेप्रिसिएशन आपको पता होगा कंपनी लॉ में शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज होता है, तो क्या उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त शेड्यूल 2 फॉलो करा था या नहीं करा था? तो ये सब चीजें जो है दिस इज नॉन फाइनेंशियल मैटर। ये तो हम चेक कर रहे हैं कि उन्होंने लॉ ढंग से फॉलो करा है नहीं करा। लॉ जब हम चेक कर रहे हैं कि देखो, एक होता है फाइनेंशियल मैटर, जब हम ये चेक कर रहे हैं, जब हम डेटा चेक कर रहे हैं, डेटा कि कंपनी ने इतने प्रॉफिट दिखाए तो उसके वाउचर्स हैं उनके पास या नहीं है, या इतने एक्सपेंसेस दिखाए, तो ये हम फाइनेंशियल चीजें चेक कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ कंपनी बोल रही है कि हमने लॉ पूरे फॉलो करे, तो लॉ के लिए हम लॉ मैटर चेक कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन फाइनेंशियल थिंग। हम दोनों चीजें मैच कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ने जो भी असर्शन दिए हैं, प्रॉफिट रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल,
तो वो और ढंग से लॉ रिलेटेड और नॉट, क्या वो सब चीजें पूरी हुई है नहीं हुई, और उसके बेस पे ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा, और इन सब चीजों के बेस पे ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा और रिपोर्ट बनाकर देगा। ऑडिटर क्या करेगा, इन सबके बेस पे अपनी ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट बनाकर देगा। तो ये सब चीजें थी क्या, ये जो हमने पढ़े क्या है, असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, पेपर में एक दो बार आए हुए हैं। अब आता है नेचर ऑफ ऑडिटिंग। अब क्या आता है, नेचर ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का नेचर क्या है, अब ये देखते हैं क्या चीजें। तुम्हें ऑलरेडी पता है ऑडिटिंग का नेचर क्या है। यहाँ पे ना जो ऑडिट की डेफिनेशन है ना, वही बार बार रिपीट होंगी, तुम ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हो। ऑडिट का नेचर क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना। तो कह रहा है एक स्कूल है, स्कूल क्या मतलब, ये लिखा ना, एक लिखा ना द IASB ऑडिटिंग हैज जनरली बीन एसोसिएटेड विद द ओनली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जब हम नॉर्मली पहले जो ऑडिटिंग होती थी वो खाली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की होती थी, अब तो जमाना बदल गया, अब तो कॉस्ट मैटर्स की भी होती है और नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की भी होती है, सेक्रेटरियल मैटर्स की, जैसे कंपनी ने एनवायरमेंटल लॉ फॉलो करे या नहीं करे, लेबर लॉ फॉलो करे या नहीं करे, है ना। अच्छा, एक जैसे जब CS ऑडिट करने जाते हैं तो वो लेबर लॉ भी चेक करते हैं, एक मजदूर से दिन में कितने घंटे काम करवाया, है ना, एक मजदूर को अलाउंसेस दिए या नहीं दिए, है ना, इसके अलावा एक मजदूर को अच्छी गुड वर्किंग कंडीशंस दी या नहीं दी, है ना, उस मजदूर को रहने सहने के लिए रेस्ट रूम प्रोवाइड करे नहीं करे, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके अंदर लॉ में तुमको पढ़ाया जाता है, फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके अंदर बताया जाता है कि वर्कर्स को अच्छी कंडीशन देनी चाहिए, वर्क कंडीशंस, है ना, उनको प्रॉपर रेस्ट रूम फैसिलिटी देनी चाहिए। तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल मैटर, नॉन फाइनेंशियल मैटर, नॉन फाइनेंशियल मैटर। तो ये पहले नहीं होता था, ये वाले ऑडिट पहले नहीं होते, पहले खाली अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के मैटर्स होते थे, उसी के बारे में बात कर रहा है पहले तो ये, कि एक बोर्ड है इंडिया में इंटरनेशनल ऑडिटिंग, एक बोर्ड है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये यहाँ का बोर्ड नहीं है, वर्ल्ड वाइड बोर्ड है, ये पूरे वर्ल्ड को गाइडलाइंस देता है ये, इस बोर्ड ने। और ये बोर्ड जो है ना, ये सेटअप हुआ था 1978 के अंदर, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बोर्ड कब बना था, 1978 में। और इन्होंने क्या बताया, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन मटेरियल एस्पेक्ट्स इन ए और वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या होता है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक, ऑडिटर का काम क्या होता है कि अपनी ओपिनियन फॉर्म करना और चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेल प्रिपेयर्ड है या नहीं है। वेल प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है, वही जो मैंने तुम्हें समझाया था, टू चेक वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। यही सब चीजें मतलब तो तुम्हें पता ही है यार, ये तो ये वाला पैराग्राफ नेचर ऑफ ऑडिटिंग तो तुम अपने आप पढ़ना, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। और कह रहा है जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिटर दो चीजों से एविडेंस जनरेट करता है। अच्छा, अभी तुम्हें मैंने बताया ना एविडेंस क्या होते हैं। जैसे सपोज मैंने कंपनी को बोला कि तुमने, कंपनी कहते हैं हमने ये चीज परचेज करी है, तो हम क्या कहेंगे, परचेज डीड दिखा दो, परचेज का कोई प्रूफ दिखा दो। कंपनी कहते हैं हमने ये एक्सपेंस करा, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो हम कहेंगे क्या, उसका चालान दिखा दो, उसकी पेमेंट का रिकॉर्ड दिखा दो। तो वो सब क्या है, एविडेंस। तो कह रहा है कुछ इंटरनल एविडेंस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल, एज एन ऑडिटर एग्जामिन इंटरनल एविडेंस दैट इज रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो उनके वाउचर्स, वो तो इंटरनल एविडेंस हो गए जो उनके पास पड़ा है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स, जनरल, है ना, कैश बुक, सेल बुक, ये सब उसके बेस पे वो क्या करेगा, फाइनेंशियल चीजें चेक करेगा। तो ये सब होगा इंटरनल एविडेंस। और वो ऑल्सो टेस्ट वो क्या करता है, एक्सटर्नल एविडेंस भी चेक करता है। एग्जांपल, कंपनी ये बोलती है कि जी हम बैलेंस शीट में हमारी ये दिखाती है कि हमारे पास इतना कैश इन हैंड पड़ा है या इतना बैंक बैलेंस पड़ा है, तो अब हम बैंक में जाके उनका चेक करवाएंगे बैलेंस, क्या उनका इतना बैंक बैलेंस एक्चुअल में है भी या नहीं, या बैलेंस शीट में फ्रॉड दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल चीजें हो गई। या इसके अलावा वो कुछ एक्सटर्नल सर्वे करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, है ना। जैसे सपोज अगर मैं नॉन फाइनेंशियल ऑडिट करने गया तो और मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनी कहती है हमने प्रॉपर वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन दी है, उनको प्रॉपर ढंग से काम करने का एनवायरनमेंट दिया है, तो क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है। तो मैं उनके जो फैक्ट्री वाला मेन एरिया है मैं वहां पे जाके ऑडिट करने जाता हूँ और चीजें चेक करता हूँ वहां जाके। इसका मतलब वो है मैं एक्सटर्नल सर्वे कर रहा हूँ, फिजिकल काउंट कर रहा हूँ, हर चीजें वहां पे जाके चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कंपनी बोलती है जी कि मेरे पास इस टाइम पे बैलेंस शीट के अंदर कंपनी दिखा रही है कि हमारे पास करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास 100 यूनिट्स पड़ी हैं। मान लो कंपनी जो भी प्रोडक्ट में डील करती है और कंपनी बोल रही है कि हमारे पास उस प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स पड़ी हैं, इसका मतलब वो 100 यूनिट्स उनका क्या है, करंट एसेट। एक कंपनी जो भी प्रोडक्ट में डील करती है, वो जो प्रोडक्ट वो बेचती है, वो उसका प्रोडक्ट उसके लिए क्या हो गया, करंट एसेट। तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है कि जी हमारे पास इस टाइम पे करंट एसेट्स के अंदर 100 यूनिट पड़ी हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को अपने गोडाउन में लेके जाओ और गोडाउन में जाकर दिखाओ कि तुम्हारे पास एक्चुअल में 100 यूनिट है भी या नहीं, या तुमने खाली बैलेंस शीट में दिखा रखी है। तो इसका मतलब दिस इज क्या, ये अच्छा, ये जब मैं वहां पे जाके प्रॉपर चेक करूंगा दैट इज, और मैं वहां से चीजें वेरीफाई करूंगा दैट इज एक्सटर्नल एविडेंस। वो इंटरनल एक्सटर्नल है, कंपनी के अंदर मिल रहा है या कंपनी के प्रॉपर मेरे को फैक्ट। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में देख के मिल जाए,
बैलेंस शीट वगैरह देख के, वाउचर्स वगैरह देख के पता लग जाए। एक्सटर्नल मींस कंपनी की प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी पड़ रही है, उनकी फैक्ट्री में जाना पड़ रहा है, हर चीज मैच करनी पड़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एविडेंस। तो वो सब चीजें मैच करना, बस यही बता रहा है इसके अंदर नेचर ऑडिट। ऑडिटिंग अब अपने हिसाब से पढ़ लेना, ये तो इसमें कुछ है नहीं। अब आता है स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। क्या आता है? स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। अब ये क्या चीज है, ये भी तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम ऊपर में से पढ़ चुके हो, तो इसमें बहुत सारी बातें तो रिपीट होंगी। अब ये क्या चीज है, ये भी देखते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। अब आपको पता ही है, देखो स्कोप का मतलब होता है दायरा। अब आपको पता है ऑडिट का स्कोप पिछले 2 डिकेड में, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ा है, और मैं कहूंगा 20 के उससे भी कई साल हो गए। 1980s के अंदर से बढ़ना शुरू हो गया था, तुम्हें पता ही है। तो ऑल्दो जो सेक्रेटरियल ऑडिट होता था ना, सीएस वाला ऑडिट, वो पहले मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, उसको बाद में मैंडेटरी किया गया, बहुत लेटर ऑन में। लेकिन जो कॉस्ट ऑडिट उसको भी बहुत बाद में मैंडेटरी किया गया। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट पहले से था, लेकिन इसकी नीड फील हुई ना, इसका मतलब स्कोप ऑफ ऑडिटिंग बढ़ गया ना। स्कोप ऑफ ऑडिटिंग कैसे बढ़ गया कि पहले खाली फाइनेंशियल चीजों का ऑडिट होता था, फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन चीजों का ऑडिट होता था, फाइनेंशियल ऑडिट, है ना। तो वो सब चीजें पहले होती थी। अब वो खाली कौन करा करते थे? सीए। लेकिन लेटर ऑन कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट भी आया कि भाई कॉस्ट के मैटर्स को अलग किया जाए। सेक्रेटरियल ऑडिट का कंसेप्ट भी आया कि भाई कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स को अलग किया जाए, और उनके लिए फिर अलग अलग प्रोफेशनल्स को पावर दी गई, सीएमए को, सीएस को। अच्छा एक बात बताओ, सीएस वाले जब कंप्लायंस ऑडिट करते हैं, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल अपने हिसाब से बता रहा हूं, जब मैं करने आता था तो हम लोग वहां पे लेबर लॉ का भी ऑडिट देखते थे। अब लेबर लॉ कोई फाइनेंशियल मैटर थोड़ी है। लेबर लॉ में लेबर को कैसी वर्किंग कंडीशन दी जा रही है, क्या वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, क्या उधर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर से ज्यादा काम तो नहीं कराती, मजदूरी ज्यादा तो नहीं करवाती। एक मजदूर को फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि आप दिन में 9 घंटे से ऊपर काम नहीं कराओगे, उसे वीकली ऑफ दोगे, तो क्या वीकली ऑफ दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें क्या है, नॉन फाइनेंशियल मैटर। तो ये सब हम इनका भी ऑडिट करते हैं, ये चीजें भी चेक करते हैं, ये सब पहले थोड़ी करते थे। अच्छा, कंपनी जो है एनवायरमेंट को कितना पॉल्यूट कर रही है, उसके लिए एनवायरमेंटल लॉस भी चेक करते हैं हम लोग। तो क्या ये सब चीजें पहले होती थी? नहीं होती थी। धीरे धीरे स्कोप बढ़ने लगा, तो हम ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसके अलावा ऑडिट का स्कोप बहुत बड़ा होता चला गया। पहले वो खाली फाइनेंशियल तक सीमित थे, फिर वो कॉस्ट वाले मैटर्स पे भी आए, फिर वो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स पे भी आए, सब पे आते चले गए। तो ऑडिट का स्कोप पिछले कई सालों में बढ़ा है। तो देखो, डेवलपमेंट इन द लास्ट 2 डिकेड्स हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, बढ़ा है। Therefore, a more comprehensive definition of auditing may be given by Schlosser में भी also be discussed। Schlosser ने क्या डेफिनेशन दी, पेपर में कई बार पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल। अच्छा, साइड लाइन समझ आती है? एक होता है खाली एग्जामिनेशन, लेकिन आगे वर्ड यूज करा सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक वर्ड यूज करने का रीजन होगा, अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि एक सिस्टम से ऑडिट करेंगे। जब ये नहीं है कि सीधा उसको बोला बैलेंस शीट ले आ भाई, है ना, कैश बुक भी ले आ, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ले आ, है ना, कुछ भी लिया अपनी मर्जी से। अच्छा, थोड़ा सा ये चेक करा, उसके बाद से उसको बोला चल भाई अपने प्लांट पे ले जा। नहीं, पहले तुम बैलेंस शीट को प्रॉपर सिस्टम से पहले उसे बोलेंगे भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आ। बुक्स ऑफ अकाउंट जब आ जाएंगी सामने, उसको बोलेंगे वाउचर्स लेकर आ। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, अब अपनी बैलेंस शीट वगैरह लेकर आ, उससे हम मैच करेंगे सारी चीजें। तो उसके मैच करने के बाद, हम एविडेंसेस मैच करने के बाद, अब हम एक्सटर्नल चीजों, ये तो इंटरनल चीजें पूरी हो जाएंगी, फिर हम एक्सटर्नल पे भी जाएंगे बाहर, कि जो जो उन्होंने दिखाया कि स्टॉक इतना है, ये चीजें इतनी है, तो क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है। कंपनी दिखा रही है जी कि हमारे पास इतने फिक्स एसेट है, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं है। वो एक्सटर्नल एविडेंस हम बाद में जनरेट करेंगे। तो इसका एक सिस्टम से चलेंगे और सिस्टम से चीजों को एग्जामिन करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे उनके। एडहेरेंस मींस फॉलो करना, एडहेरेंस टू जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? इसको हम शॉर्ट में गैप भी बोलते हैं ना, गैप प्रिंसिपल्स सुना होगा ना, अकाउंट्स में सर पढ़ाते होंगे गैप। ये बेसिकली यूएस के प्रिंसिपल्स हैं, ये सेम यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। देखो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप और यूएस गैप भी बोलते हैं। इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अडॉप्टेड बाय यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। इसको यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फॉलो करती है। और तुम्हें पता होगा अब आज की डेट में तो वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सुना होगा ना कभी, अकाउंट्स वाले टीचर ने पढ़ाया हो आईएफआरएस। और उसके पैरेलल पे इंडिया में पहले आपको पता होगा एएस होते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब इंडिया में आ चुके हैं इंडेएस। तुम्हें अकाउंट्स वाले टीचर पढ़ाते होंगे इंडेएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो इंडेएस है ना, ये आईएफआरएस से ही कॉपी करके बनाए गए हैं, पैरेलल करके बनाए गए हैं। हमारे इंडियन अकाउंटिंग को इसलिए इंडेएस को जो बनाया गया, इंडेएस को आईएफआरएस से पैरेलल करके इसलिए बनाया कि वर्ल्ड वाइड जो है ना आईएफआरएस फॉलो हो रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
तो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी उसी से मैच करके बनाए हैं, क्योंकि अब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंडिया की कंपनियां बाहर जा रही हैं, बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, तो ग्लोबल अकाउंटिंग इजीली हो सके, उनकी अकाउंटिंग और हमारी अकाउंटिंग सेम पैटर्न पे चले, इसलिए अब इंडिया में भी इंड एस को फॉलो करना शुरू करा। और इंड एस किसके बेस पे बनाएगा? आईएफआरएस के बेस पे। लेकिन जो यूएस है ना, उसमें आज भी दो तरीके की स्टैंडर्ड चल रहे हैं, आईएफआरएस भी चल रहा है और गैप भी चल रहा है। वो कुछ कंपनीज में वो कहते हैं जिनको जैसे कंफर्ट लग रहा है वैसे कर रहे हैं, देखो लिखा है ना, उनको प्रॉब्लम आती है तो वहां पे दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड चलते हैं, दो सेट ऑफ स्टैंडर्ड चलते हैं जो वहां पे चलते हैं, यूएस गैप भी चलता है और वो भी चलता है, यूएस गैप भी चलता है और आईएफआरएस भी चलता है। आईएफआरएस तो खैर वर्ल्ड वाइड चलता है आज की डेट के अंदर, और बहुत सारी कंट्रीज अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आईएफआरएस के बेस पे ही बना रही हैं। जैसे इंडियन कंपनी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन बनाता है? आईसीएआई बनाता है। तो वो जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं वो भी किसके बेस पे बन रहे हैं? किसके बेस पे बन रहे हैं? इसी के बेस पे बन रहे हैं, क्या कहते हैं, आईएफआरएस के बेस पे। तो आगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, management policies of stated requirement. The earlier definition of auditing by Morse emphasizes the verification of accounting statements. पहले खाली हम accounting statement चेक करा करते थे, है ना, लेकिन while the retaining that emphasis, उसको तो रखा, लेकिन स्कॉलर ने उस डेफिनेशन को वाइड कर दिया। मतलब एक मॉर्स ऑथर थे, उनका खाली एक ही काम था, वो खाली एक ही चीज बोलते थे कि आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एम्फेसाइज करो। अकाउंटिंग स्टेटमेंट समझ आता है ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह को उनको एम्फेसाइज करो। लेकिन वो कह रहे स्कॉलर ने इसका स्कोप बढ़ाया, स्कॉलर ने इसका स्कोप बढ़ाया, एक्सटेंड करा, और इसने ऑडिटिंग के अंदर खाली उनको नहीं जोड़ा, बाय इंक्लूडिंग इट एग्जामिनेशन ऑफ अलाइड ऑपरेशंस। अलाइड समझ आते हैं, मिलते जुलते जो और चीजें भी हमारे को चेक करनी है वो भी कर लेंगे। जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल के अलावा और चीजें, जैसे सपोज उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाया कि हमारे पास इतना स्टॉक है, तब उसको फिजिकली जाके वेरीफाई करना पहले हम नहीं करते थे, लेकिन अब हम करते हैं। इसके अलावा वो बोलते हैं कि जी हमारी वर्किंग कंडीशन ये है, हम एनवायरनमेंट में ये कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे, तो हम उनका जाके प्लांट भी देख लेंगे। हम उनके अलावा, इसके अलावा उनकी मैनेजमेंट पॉलिसीज भी देखेंगे, आज की डेट के अंदर क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को वाइड कर दिया। इसके अलावा वो कह रहा है, स्क्रॉलर ने नए कंसेप्ट भी लॉन्च करे, ऑल्सो कवर कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। अब इन सबके बारे में ना तुम आगे जाके पढ़ोगे डिटेल में ये सब क्या होते हैं, तो इन्होंने इनको भी कवर करा। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि स्कोप आपका बढ़ा दिया गया। तो कहता है अकॉर्डिंग टू स्क्लॉसर, ऑडिट नाउ आल्सो कवर्स कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये सब बढ़ गया। तो टुडे ऑडिट इज नॉट कन्फ्लिक्टेड विद द बिजनेस हाउस ओनली बट आल्सो टू नॉन बिजनेस हाउस ऑर्गेनाइजेशन। पहले खाली वो बिजनेस पे लगता था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हाउस ऑर्गेनाइजेशन समझ आता है ना, तुम्हारे मेरे ऐसे बिजनेसमैन जो हैं वो जो प्रॉफिट का काम करते थे। आज के में ऑडिट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस हाउस थोड़ी है, उनका तो मेन काम नॉन प्रॉफिट है, लेकिन उनको भी कराना होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम उनका भी ऑडिट करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चेक करते हैं हम जाके, कि उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, क्या उस पैसे का ढंग से यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, उन्होंने जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था उसका यूज ढंग से उस तरह का उस जगह हो रहा है या नहीं हो रहा। और तुम्हें पता ही है वैसे भी इंडिया में जो एनजीओज हैं वो जिस पर्पस के लिए पैसा लेती हैं 80% पैसा तो मिसयूज होता है, ऑडिटर भी मिले होते हैं, ऑडिटर भी मिले हुए होते हैं, सच्चाई तो ये है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आज के डेट में स्कोप बढ़ा दिया, अब हम खाली बिजनेस हाउस को ऑडिट नहीं करते, हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी करते हैं। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उनके ऑडिट में क्या होता होगा तुम्हें मैंने बता दिया, उधर हम ये चेक करते हैं कि उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, जितनी भी एनजीओज हैं वो उस पैसे को कहां यूज कर रही हैं, जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था उसको यूज कर रही नहीं कर रही, अगर उनका कोई पैसा एक साल में बच जाता है उस पैसे को वो क्या करती हैं, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। इसके अलावा एक एसए 200A है, एसए का मतलब क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इसको उल्टा बोल लो, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोल लो या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोल लो। तो ये क्या है? इसका एक एसए 200A है, ये किसमें डील करता है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर जो ऊपर तुमने जितनी भी बात पढ़ी ना वही सब यहाँ चिपकाई हुई है, वही सब यहाँ चिपकाई हुई है। और इसमें सिर्फ इतने ये बताया कि ऑडिट का स्कोप जो है वो बड़ा हो चुका है और वो सब कुछ वही है, मतलब जो ऊपर बातें लिखी थी वही सब यहाँ पे है। और ये ऐसे दोस्तों किसने इशू करा? किसने इशू करा? ये इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा होगा, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? आईसीआई। अब आता है डिफरेंसेस और रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसको हम अगले लेक्चर से करेंगे। ये ना टेक्निकल चीजें स्टार्ट, मतलब टेक्निकल क्या मतलब, अब डिफरेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें से पेपर में आता है, तो इसको अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग ऑडिटिंग में रिलेशन क्या है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है, इन सब के बारे में अगले लेक्चर से बात करेंगे, पेपर में आने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर वहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि इसमें से आता बहुत ज्यादा है पेपर, पहले 2 चैप्टर मिला के 20 नंबर तक का पेपर आता है, तो इन 2 चैप्टर बड़ा ध्यान देना है हमारे को। चलो आज का लेक्चर वहीं तक रखते हैं, इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।